हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग 3.0 के लिए बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम होने जा रहा है जून में, 3.0 के लिए हम लोग इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ भी रहेगा और साथ ही साथ जहाँ से प्रश्न बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हम लोग वहाँ भी बात करेंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा हो जाता है इंडिया नेशनल मूवमेंट हो जाएगा और पूरा क्लास हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जैसे आप थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम, है ना। और हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे और हम आपको खास करके वहीं फोकस कराएंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यहीं से पूछे गए हैं। और उम्मीद हम करते हैं कि अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जब भी पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। इंडिया नेशनल मूवमेंट हमारा हो जाता है, इंडिया नेशनल मूवमेंट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा पहले समझिए, जब 1857 की क्रांति जब ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रारंभ हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा हो जाता है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर देखेंगे, है ना। 3 भागों में बांट कर हम लोग देखेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से जिसको हम लोग नरमपंथी कहते हैं, है ना। नरमपंथी काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग कालखंडों की बात करें तो 1885 से लेकर के 1905 के बीच के काल को हम लोग नरमपंथी काल कहते हैं, है ना। इसका काल हो जाएगा 1885 से लेकर के, है ना, 1905 का जो कालखंड है इसी के अंतर्गत आता है, इसी को हम लोग नरमपंथी कहते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है ना। दूसरा जो कालखंड हमारा हो जाएगा यहाँ पे जिसको हम लोग उग्र, है ना, जिसको हम लोग उग्रवादी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गर्मपंथी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गर्मपंथी बोलते हैं, ठीक है। और इस कालखंड को हम लोग 1905 से लेकर के 1918 के बीच में ही रखते हैं, ठीक है। 1905 से लेकर के 1918 के बीच के काल को हम लोग उग्रवादी काल बोले, है ना, या गर्मपंथी काल बोले, ये सेम टू सेम ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है तीसरा जो काल है जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का राजनीति में यानी कि भारतीय राजनीति में प्रवेश सक्रिय रूप से 1919 में माना जाता है। इसीलिए 1919 से लेकर के 1947 कहिए या 1950 कहिए, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। यानी कि 1950 तक या 1947-48 तक अगर हम 48 तक देखें, ठीक है, तो इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के यानी कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांट करके समझा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे 1885 से लेकर के 1905 का, है ना। सबसे पहले हम लोग नरमपंथी काल को देखेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कांग्रेस से। और कांग्रेस से हम लोग इस तरह पढ़ेंगे जैसे अधिवेशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम मुख्य अधिवेशन की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आपका न छूटे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके से और सटीक तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1885 में, है ना,
1885 में कांग्रेस के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा 1857 की जब क्रांति समाप्त हो गई तो बहुत सारे नए नए संगठन बने, बहुत सारा क्षेत्रीय संस्थाओं का स्थापना हुआ, बहुत सारे, यानी कांग्रेस के पहले अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे संस्था थे जो क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन सबका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, सबका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि कह सकते हैं कि सबका जो उद्देश्य था एक ही था। लेकिन ये जितने भी क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, जो संगठन था, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया, जिसके वजह से एक आवश्यकता पड़ी, अखिल भारतीय एक संगठन की जरूरत पड़ी, जिसका नाम हम लोग कांग्रेस के रूप में जानते हैं, और यही कांग्रेस की स्थापना होता है। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है यह एक लैटिन शब्द हो जाता है ना। कांग्रेस जो है यह एक लैटिन शब्द हो जाएगा, यह एक लैटिन शब्द हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उत्तरी अमेरिका से इसे हम लोग लिए हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह। हो सकता है आपसे कभी कभी पूछ सके, है ना, ये होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह होता है कांग्रेस का। जो तादात्म्य है, जो आशय है, जो अर्थ है, वो हो जाएगा लोगों का समूह। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका के, है ना, नॉर्थ अमेरिका के संसद को अगर देखेंगे तो उसी को हम लोग कांग्रेस भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस भी कहते हैं। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना, जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, कौन सा दिन है, कौन सा डेट है ना, किस टाइम में हुआ, दिन में या रात में, उस तरीके से कांग्रेस के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो कांग्रेस की जो उत्पत्ति हुआ, जो जन्म हुआ, वो हो जाता है, अगर हम लोग जन्म की यहाँ पे बात करें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे जन्म की बात करते हैं तो कांग्रेस का जन्म हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए कांग्रेस का जन्म ये होगा 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर, याद रखिएगा, पूछा जाता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका जन्म होता है। जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जन्म होता है ना। और यह दिन जो रहता है इस समय, यह दिन रविवार का दिन होता है, रविवार का, है ना, रविवार का दिन है, और 12 बजे दिन में इसका जन्म होता है। ठीक है, 12 बजे दिन में इसका जन्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना जो है, स्थापना की हम लोग बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ, है ना। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ। इसीलिए आप देखिएगा, इसीलिए साल के अंतिम समय में हमेशा अधिवेशन होता है ना, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में ही हमेशा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 को रविवार के दिन 12 बजे हुआ, है ना। और यह कहाँ हुआ? अगर हम लोग स्थान की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए स्थान जो है आपका, स्थान ये हो जाता है बॉम्बे का, है ना, ये बॉम्बे का स्थान हो जाएगा। और जगह है गोकुल दास, है ना, याद ही रखिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, है ना, संस्कृत विद्यालय में इसका जन्म होता है। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना होता है। जगह भी कभी कभी पूछा जा सकता है, कहाँ? तो बॉम्बे में। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना पूना में होने वाली थी, है ना, इसकी स्थापना कहाँ? तो पूना में होने वाली थी, लेकिन वहाँ हैजा फैल जाने के कारण क्या हुआ? उसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले होने वाला कहाँ था? पूना में, लेकिन वहाँ पे हैजा फैल जाने के कारण वहाँ से बॉम्बे में इसका स्थापना हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इतना याद रहेगा। और इसी समय देखिएगा 1885 ईस्वी में, है ना, सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, पहला देख लीजिए, वो हो जाता है बम्बई में,
है ना। बम्बई में इसका अधिवेशन होता है पहला 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना, वो बम्बई में होता है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो WC बनर्जी हो जाते हैं, है ना, WC बनर्जी हो जाएंगे, WC बनर्जी हो जाते हैं। और यहीं पे इसी पहला अधिवेशन में मात्र 72 लोग ही शामिल थे, 72 लोग शामिल थे। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ के थे, है ना, पंजाब के कितने थे, बिहार के कितने थे, यूपी के कितने थे, बंगाल के कितने थे, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ देखिएगा बम्बई का जो सदस्य यहाँ पे था, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बम्बई का जो सदस्य था उनकी संख्या यहाँ पे 38 थी। यानी कि पहला जो अधिवेशन था उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य जो शामिल थे वो बम्बई से ही शामिल थे। उसके बाद मद्रास से शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या 21 था। मद्रास से 21 लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, है ना। और बंगाल से मात्र 3 ही लोग शामिल थे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बंगाल से, तो बंगाल से मात्र 3 ही लोग शामिल थे। सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल था वो था कहाँ से, बम्बई से। बम्बई के बाद मद्रास हो जाएगा, 21 हो जाता है। और यहाँ पे मद्रास से 21 हो जाएगा। और बंगाल से कितना हो जाता है, बंगाल से 3 हो जाएगा, है ना। और यूपी से 7 हो जाता है। उत्तर प्रदेश से लोगों की संख्या जो थी वो 7 हो जाएगा। और पंजाब से जो लोग प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, पंजाब से उनकी संख्या भी 3 थी। सबको काउंट करेंगे तो 72 हो जाएगा। सबको काउंट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाता है ना। पहला अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 72 था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुआ बम्बई का, 38 लोग इसमें शामिल हुए, क्योंकि बम्बई में ही इसका अधिवेशन हो रहा था, है ना। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग मद्रास से 21 लोग शामिल हुए। और बंगाल से 3 लोग ही शामिल हुए। और यूपी से 7 लोग शामिल हुए। और यहाँ पंजाब की बात करें तो पंजाब से 3 लोग ही शामिल हुए। देखिए पहला अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला अधिवेशन में WC बनर्जी अध्यक्ष जब बने तो ये पहला हिंदू अध्यक्ष थे, है ना। पूछा जा सकता है पहला हिंदू अध्यक्ष हो जाते हैं, पहला हिंदू अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, है ना, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, है ना। इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, A.O. है ना, A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, A.O. ह्यूम के द्वारा। और A.O. ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, है ना, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। और A.O. ह्यूम को हम लोग, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस का पिता कहते हैं। कांग्रेस का पिता कहा जाता है A.O. ह्यूम को, ठीक है। उसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला भी A.O. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी, है ना, यहाँ पे देखते हैं हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी A.O. ह्यूम को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। यहाँ पे शिमला का, है ना, यहाँ पे शिमला का संत भी कहा जाता है A.O. ह्यूम को, ठीक है। आगे भी हम लोग देखते हैं A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव, है ना, कांग्रेस का महासचिव कहा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न, ये महासचिव कहा जाता है। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1885 से लेकर के 1907 तक, यानी कि इतना लंबा टाइम तक ये एक छत्र महासचिव के रूप में ही काम किए। कौन, तो ह्यूम, A.O. ह्यूम, है ना। और इनका जो जीवनी, इनका जो आत्मकथा लिखा उसका नाम है बेंडर वर्न। ह्यूम का जो आत्मकथा लिखा, पूछा जाता है यह सवाल, आत्मकथा किसने लिखा, उसका नाम है बेंडर बर्न नाम है, बेंडर बर्न, है ना। और कहा जाता है ह्यूम के बारे में कि यह ब्रह्म विद्या के समर्थक थे। ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्म विद्या के, है ना, ब्रह्म विद्या के प्रबल समर्थक थे, ठीक है, समर्थक थे। इतना से प्रश्न जब भी आएगा आप बना लीजिएगा, है ना। ह्यूम के बारे में जब भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, निश्चित तौर पे आपसे बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें ह्यूम के बारे में।
और ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के समय में सिविल सर्वेंट के रूप में यहाँ पे आकर के काम करते हैं, लेकिन बाद में वो पद से मतलब समझिए कि जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे वो रहने लगते हैं और सरकारी पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन का काम किया है ना, बहुत बेहतर काम किया एवं उन्हीं की वजह से कांग्रेस का स्थापना भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पहला जैसे अधिवेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा इतना अधिवेशन जो है याद रहना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी अधिवेशन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो VVI अधिवेशन है उसमें क्या क्या काम हुआ, कांग्रेस ने क्या क्या काम किया, उसके बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। अब इसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं यहीं से प्रश्न बनेगा। जैसे हम लोगों ने पहला अधिवेशन के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम लोग दूसरा अधिवेशन देखेंगे कि दूसरा अधिवेशन जो है हमारा, दूसरा अधिवेशन देखिएगा यहाँ पे 1886 ईस्वी में होता है ना, और यह होता है कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वह दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे होते हैं दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, है ना। नौरोजी क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। किसके, 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, है ना। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और यह प्रथम पारसी व्यक्ति थे, प्रथम पारसी व्यक्ति थे, ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये हमारा दूसरा हो जाता है, दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है 1800, पेन चेंज किया जाए, 1800 है ना 67 का, 1867 का मद्रास अधिवेशन, है ना। ये हो जाता है मद्रास अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे बदरुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं 1887 में, 1887 में यहाँ पे अधिवेशन जो होता है मद्रास का अधिवेशन है, पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, है ना। ये पहला जो है यह मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है ना। और तीसरा जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तीसरा हमारा जो है 1888 का अधिवेशन है ना। 1888 का अधिवेशन हो जाता है, 1888 का अधिवेशन ज़्यादा लगने लगेगा, है ना। 1888 का अधिवेशन है, फैन का स्पीड ज़्यादा है। 1888 का जो अधिवेशन है यहाँ पे, है ना, यह अधिवेशन आपको होता है मद्रास का अधिवेशन। ठीक है, सॉरी 1888 में आपका ये इलाहाबाद का अधिवेशन होता है ना। इलाहाबाद का अधिवेशन है यहाँ पे, 1 2 3, और ये हमारा चौथा है। 1888 का जो अधिवेशन हुआ वह मद्रास में, इलाहाबाद में हुआ, बार बार मद्रास याद, है ना। तो 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, और ये हमारा चौथा अधिवेशन है ना। और यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए, एक अंग्रेज को बनाया जाता है, जिसका नाम है जॉर्ज यूले, है ना, जिसका नाम है जॉर्ज यूले, नाम है इनका, है ना। और ये पहला अंग्रेज है, पहला अंग्रेज है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला में हम लोगों ने देखा 1885 में WC बनर्जी बनते हैं, और पहला हिंदू अध्यक्ष बनते हैं। दूसरा में हम लोग देखेंगे 1886 में जो हुआ कलकत्ता का अधिवेशन, और यहाँ पे अगर देखेंगे नौरोजी साहब 3 बार बनते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष, है ना। और कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और पहला पारसी व्यक्ति है ये। उसके बाद 1887 में मद्रास का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, और यह पहला मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। ठीक है, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1896 का, है ना। 1896 का जो अधिवेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए, है ना। कब का? 1896 का। 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, है ना। यह कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1896 का। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे, यहाँ के जो अध्यक्ष बनते हैं वो हो जाते हैं रहमतुल्ला सयानी, है ना। यहाँ पे बनते हैं रहमतुल्ला, है ना। रहमतुल्ला सयानी जो है यही अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1896 में, है ना। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़रूरी है। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, है ना। इतना याद रहना चाहिए, वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम गाया गया, जिसकी रचनाकार जो है, जिसकी रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। इसी के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। देखिए यहीं से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। 1896 में जो अधिवेशन हुआ, 1896 में, वो हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी करते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो वहीं कलकत्ता अधिवेशन 1896 हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी करते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1906 अधिवेशन, है ना। 1906 का अधिवेशन जो है, तो 1906 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, है ना। जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी करते हैं किसका? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए। और सबसे पहले यहाँ पे काम क्या हुआ तो देखिएगा, कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की मांग रखी गई, है ना। कांग्रेस के मंच से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कांग्रेस के मंच से, है ना, स्वराज की मांग रखी गई सर्वप्रथम, है ना। स्वराज की मांग रखी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के मंच से, है ना, किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, और ये हो जाएगा 1906 का अधिवेशन, है ना। इसके पहले 1906 के पहले आप देखते हैं 1886 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देखिएगा 1907 का जो अधिवेशन है ना। 1907 का जो अधिवेशन है जिसको हम लोग सूरत का अधिवेशन बोलते हैं, है ना। जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, है ना। जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, है ना। रास बिहारी घोष ने किया था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। किसका? तो सूरत अधिवेशन का। और यहीं पे नरम और गरम दल दोनों का विभाजन हो गया। इस तरीके से कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है ना। कहाँ पे? तो सूरत अधिवेशन में। यहाँ पे देखते हैं नरम दल और गरम दल क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे विघटन हो जाता है इन दोनों का। कब? तो यही 1907 का जो सूरत का अधिवेशन है, पूछा जाता है नरम दल और गरम दल का विघटन कब हो गया? तो यही सूरत अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन में हो जाता है। और यह सूरत अधिवेशन 1907 में होती है ना। और इसी समय इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक है। और इसी समय कांग्रेस में फूट डल गया और उसके बाद कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा 1911 का, है ना। 1911 का जो अधिवेशन है वो हो जाता है कलकत्ता का अधिवेशन। जितना भी अधिवेशन हम अभी काम करने वाले हैं बहुत VVI है, एक बार ज़रूर रिवीजन करिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। 1911 का जो अधिवेशन है
वो हो जाता है कलकत्ता का अधिवेशन, है ना। कलकत्ता का अधिवेशन हो जाएगा कब? 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता, है ना, 1911 में जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर करते हैं। विष्णु नारायण, है ना, विष्णु नारायण धर जो है यही इसकी अध्यक्षता करते हैं, विष्णु नारायण धर, है ना। कलकत्ता अधिवेशन होता है कब? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन होता है और यहीं पे विष्णु नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहीं पे सबसे पहले जन गण मन गाया गया। इम्पोर्टेंट ये है, यहीं पे सबसे पहले जन गण, है ना, मन गाया गया, यहाँ पे ये गाया गया, और जिसका रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा अधिवेशन है जहाँ पे जन गण मन गाया गया। और जन गण मन का जो रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। और यह सबसे पहले कांग्रेस के मन से जब गाया गया वह अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था। और उस समय टाइम की बात करें तो 1911 में यह हुआ, है ना। 1911 में यह अधिवेशन होता है जहाँ पे सबसे पहले जन गण मन गाया गया, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बहुत VVI है, खास करके बिहार के एग्ज़ाम देने वालों के लिए, जैसे BPSC टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या BPSC सिविल सर्विस 70 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, या सचिवालय का एग्ज़ाम है या कोई भी बिहार से संबंधित जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। 1912 का अधिवेशन, है ना, 1912 का जो अधिवेशन है, 1912 का अधिवेशन ये पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1912 का अधिवेशन है वह बिहार में होता है ना, वह अधिवेशन है बिहार में होता है। और बिहार के यानी कि पटना के बांकीपुर में होता है ना, पटना के बांकीपुर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, बहुत बार पूछा गया, बांकीपुर में होता है ना। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता राम नारायण माधोलकर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राम नारायण, है ना, राम नारायण माधोलकर करते हैं, माधोलकर, है ना, माधोलकर करते हैं इसकी अध्यक्षता। 1912 में बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है पटना के बांकीपुर में, है ना, जिसकी अध्यक्षता पूछा जा सकता है राम नारायण माधोलकर करते हैं, ठीक है, राम नारायण माधोलकर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1916 का अधिवेशन जो बार बार पूछा जाता है आपसे। 1916 का अधिवेशन जो बार बार पूछा जाता है ना। 1916 का अधिवेशन ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। यह होता है आपका लखनऊ में होता है, लखनऊ में होता है, इसलिए हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं 1916 में। और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार हो जाते हैं, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण, है ना, अंबिका चरण मजूमदार हो जाते हैं, ठीक है, मजूमदार हैं इसके अध्यक्ष 1916 में। और 1916 में ही चंपारण के एक किसान हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, यहाँ पे वो शामिल होते हैं और यहीं पे गांधी जी से मुलाकात होती है। और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। इसी अधिवेशन में मुलाकात होती है उनकी, ठीक है। और यहीं पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे नरम और गरम दल का विलय हो जाता है, दोनों फिर से एक बार साथ हो जाते हैं। यहीं लखनऊ अधिवेशन में फिर से नरम दल जो है ना, नरम दल जो है, नरम और गरम दल जो है यहाँ पे, है ना, गरम दल, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों का विलय हो जाता है, दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। और यहीं पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाता है ना। एक और काम भी होता है यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, प्लस में देख लीजिए कांग्रेस का जो है, कांग्रेस के साथ क्या होता है, समझौता हो जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा, है ना, इसे याद रखना होगा आपको, ठीक है। 1916 का जो अधिवेशन हुआ और इसीलिए हम लोग इस अधिवेशन को क्या कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता
अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे नरम दल और गरम दल जो है फिर से दोनों एक साथ हो जाते हैं। और यहीं पे एक और काम हो जाता है, कांग्रेस समझौता कर लेता है मुस्लिम लीग के साथ, जिसका खमियाजा बाद में पाकिस्तान के रूप में हमको देखने को मिलता है ना। यहीं पे होता है 1916 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे 1916 में ही महात्मा गांधी का मुलाकात कहाँ पे होता है ना, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो हैं ये चंपारण के बहुत ही यानी कि दिग्गज कह सकते हैं किसान नेता थे, जिन्होंने अपनी पूरी जायदाद जमींदारी सब कुछ बर्बाद कर दिया किसानों के हित में। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल न्योता देते हैं महात्मा गांधी को कि आप चंपारण आइए। और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं और इनका चंपारण सत्याग्रह सफल रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 1917 का अधिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 का अधिवेशन है। और 1917 का अधिवेशन जो है यह कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, 1917 का अधिवेशन यह कलकत्ता का अधिवेशन होता है। यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इसकी जो अध्यक्षता बनते हैं वह एनी बेसेंट हो जाती है ना। यहाँ पे अध्यक्षता एनी बेसेंट होती है, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, है ना, पहली महिला अध्यक्ष होती हैं। ये बार बार सवाल पूछा जाता है। 1917 का जो अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, पूछा जा सकता है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। और ये प्रथम महिला है जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली कांग्रेस की बनने वाली महिला अध्यक्ष कौन हो जाती हैं, तो एनी बेसेंट हो जाती हैं। जब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये सरोजनी नायडू हो जाती हैं, जो हम लोग बाद में इसको करेंगे। तो 1917 में जो अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, वह भारत की, है ना, कांग्रेस की पहली महिला हो जाती हैं। और यह कलकत्ता अधिवेशन होता है 1917 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए 1918 का अधिवेशन, है ना। 1918 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1918 का जो अधिवेशन है, यह अधिवेशन आपका हो जाता है अहमदाबाद का, है ना। अहमदाबाद का अधिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अहमदाबाद का, है ना। और यहीं पे देखिएगा अहमदाबाद में जो अध्यक्ष इसके बनाया गया यहाँ का, इनका नाम था मदन मोहन मालवीय, है ना। ये होते हैं मदन मोहन, है ना, मालवीय हो जाते हैं, मालवीय। हालांकि अगर यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे, है ना, अहमदाबाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो घोषणा किया गया था अध्यक्ष बनने का, वो हो जाते हैं तिलक को यहाँ पे अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दिया गया था। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने इनको अशांति का जनक कहा, जिसके वजह से मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और ये चले गए ब्रिटेन, है ना। जिसके वजह से 1918 का जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 1922 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1922 का जो अधिवेशन है, 1922 का अधिवेशन है बिहार के जो विद्यार्थी हैं 3.0 के लिए, 4.0 के लिए, और बीपीसी जो सिविल सर्विस 70 के लिए जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1922 का जो अधिवेशन है, यह दूसरा बार बिहार में होता है ना, दूसरा बार ये बिहार में होता है। और बिहार के गया में यह होता है अधिवेशन 1922 का। 1922 का जो अधिवेशन होता है, वह अधिवेशन आपको गया में होता है ना। गया में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे हैं, है ना। और CR दास को देश बंधु कहा जाता है, CR दास को देश बंधु कहा जाता है ना, देश बंधु कहा जाता है। और देश बंधु महात्मा गांधी ने ये उपाधि इनको दिया था, है ना। महात्मा गांधी ने यह उपाधि इनको दिया था। 1912 का अधिवेशन याद रखिएगा, 1912 का जो बांकीपुर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। और 1922 का जो अधिवेशन है, वो बिहार के गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया,
है ना, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया, और CR दास को देशबंधु कहा जाता है, और देशबंधु की जो उपाधि है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। ये हो जाता है 1924 का, है ना। 1922 का देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़िए, टाइम कम है ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। 1924 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए हैं, है ना। 1924 का जो अधिवेशन है वह बेलगांव का अधिवेशन हो जाता है ना। कहाँ हो जाता है? बेलगांव का अधिवेशन, है ना, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो यही बेलगांव का अधिवेशन था। कब? तो 1924 में, है ना, 1924 में। उसके बाद 1925 का अधिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 का अधिवेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, 1925 का जो अधिवेशन है वह कानपुर का अधिवेशन होता है ना। यह कानपुर का अधिवेशन 1925 में है, और 1925 में कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह सरोजनी नायडू के द्वारा किया जाता है ना। और ये कानपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, है ना। प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का अवसर इनको मिलता है। ठीक है, कब? तो 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है उसमें। लेकिन प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने का अवसर एनी बेसेंट को मिलता है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का अवसर सरोजनी नायडू को 1925 में कानपुर के अधिवेशन में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो 1925 का अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे जो अधिवेशन है आपसे, जो 1924, 25 और ये सारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और भी अधिवेशन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो जाता है 1926 का अधिवेशन, है ना। एक अधिवेशन हमारा हो जाएगा 1926 का सारा जो है रिवाइज आप लोग कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, या कॉपी में लिखते जाइए किस अधिवेशन में क्या हुआ था, इससे आपको रिवाइज करने में भी टाइम मिलेगा, है ना। और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ से आप देखिएगा 10-15 सालों में जितना भी मूल्यांकन करिए कांग्रेस से, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया। तो 1926 का अधिवेशन हुआ, 1926 का यह गुवाहाटी में होता है ना। 1926 में जो अधिवेशन हुआ वह आपका होता है गुवाहाटी में, गुवाहाटी का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर करते हैं, है ना। श्रीनिवास अयंगर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, श्रीनिवास अयंगर करते हैं, अयंगर, है ना, अयंगर करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। अब यहाँ से आपको मिलेगा कि क्या क्या हुआ अधिवेशन में, डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछा जाता है। 1926 में जो अधिवेशन हुआ, है ना, गुवाहाटी का अधिवेशन हुआ, और इसी में सारे कांग्रेस को सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसी में खादी वस्त्र पहनना, है ना, खादी वस्त्र पहनना क्या किया गया? पहनना अनिवार्य बना दिया गया, है ना, अनिवार्य बना दिया गया गांधी के द्वारा। कब? 1926 का अधिवेशन कहाँ हुआ? गुवाहाटी का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर करते हैं, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य हो जाता है। पानी दीजिएगा, पानी, है ना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1929 का अधिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1929 का जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1929 का जो अधिवेशन है वह लाहौर का अधिवेशन हो जाता है ना। यह लाहौर का अधिवेशन हो जाता है, और लाहौर जो है आपको पता होगा रावी नदी के तट पे है ना। लाहौर अधिवेशन होता है, और यहीं पे इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। कब? 1929 में, है ना। 1929 का जो अधिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्या क्या सवाल बनेंगे वो भी देख लीजिए। 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन कहलाता है और इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और इसी समय इसी अधिवेशन में पहली बार, है ना, पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब रखा गया, किस अधिवेशन में रखा गया, तो यही लाहौर अधिवेशन आपका हो जाता है ना। सबसे पहले और सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में आपको यहाँ पे यानी कि राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया। यहीं पे सबसे पहले राष्ट्रीय जो तिरंगा है ना, राष्ट्रीय तिरंगा को क्या किया गया, को अपनाया गया, है ना। यहीं पे अपनाया गया सबसे पहले इसी जगह। उसके बाद यहीं पे आपका होता है, यहीं पे देखिएगा तो 26 जनवरी को, है ना, यहीं पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का मनाने का संकल्प लिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प यहीं पे लिया गया। ठीक है, उन्नीस का जो अधिवेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और यहीं पे पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया इसी अधिवेशन में। और यहीं पे इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय तिरंगा को भी अपनाया गया और इसी समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया और इसी 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को लागू किया गया, है ना, इसी 26 जनवरी के दिन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक हो जाता है 1931 का अधिवेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1931 का जो अधिवेशन है वह कराची में होता है ना। कराची का अधिवेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह कराची में होता है जिसे हम लोग कराची का अधिवेशन भी कहते हैं 1931 में। और 1931 में जो कराची का अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सरदार, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, है ना। इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और यहीं पे इसी अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार की मांग रखी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यहीं पे मूल अधिकार की, ठीक है, मूल अधिकार की मांग रखी गई। इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग रखी गई यहाँ पे। ठीक है, 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन हो जाता है ना। कराची अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और इसी कराची अधिवेशन में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग रखी गई थी, किस अधिवेशन में फंडामेंटल जो राइट है उसका मांग रखा गया था। तो यही कराची अधिवेशन होता है। कब हुआ, 1931 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1933 का कलकत्ता अधिवेशन, है ना। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। यहाँ पे देखिए नलिनी, है ना, नलिनी सेन गुप्ता करती हैं, गुप्ता। और एक चीज़ और भी बता दें, यह तीसरी महिला होती हैं, तीसरी महिला अध्यक्षता करने वाली हैं और यह भारतीय दूसरी महिला हो जाती हैं, है ना। भारतीय दूसरी महिला हो जाती हैं। ठीक है, भारतीय दूसरी महिला हो जाती हैं। तीसरी महिला की बात करें तो सबसे पहले एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और तीसरा नलिनी सेन गुप्ता। लेकिन भारतीय की बात करें, है ना, तो भारतीय में दूसरा इसलिए कि पहला सरोजनी नायडू और दूसरा ये नलिनी सेन गुप्ता हो जाती हैं। 1933 की अध्यक्षता ये कलकत्ता अधिवेशन है उसी का ये करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो हो जाता है 1936 का अधिवेशन। ठीक है, 1936 का अधिवेशन है
यह अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन है ना। 1936 का अधिवेशन है, यह लखनऊ अधिवेशन है। और 1937 का भी अधिवेशन है, जिसको हम लोग फैजपुर का अधिवेशन कहते हैं, फैजपुर का अधिवेशन। और दोनों की अध्यक्षता जो है ना, दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। जवाहरलाल, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन? 1936 में लखनऊ का अधिवेशन और 1937 में फैजपुर का अधिवेशन। और दोनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। इसी तरीके से हम लोग जितना भी इंडिया नेशनल मूवमेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है उस पर हम लोग फोकस करते चलेंगे, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, बढ़िया तरीके से हो जाए। 3.0 4.0 के लिए बिल्कुल आसान हो, है ना। जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से हम लोग बात करेंगे कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से रिजल्ट बनता है। 1937 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना, 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन है, हरिपुरा का अधिवेशन होता है। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह होता है हरिपुरा का अधिवेशन होता है। हरिपुरा जो है वह गुजरात में है ना। हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, है ना। जिसका अध्यक्षता यहाँ पे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, 1939 का अधिवेशन, है ना। 1939 का जो अधिवेशन है, 1939 का अधिवेशन, ये हो जाता है आपको त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। यह आपका हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ना। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और त्रिपुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश है। और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होते हैं। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, 1919 में जब कांग्रेस में जब इनका प्रवेश होता है और जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के कंधे पे आ जाती है, तो यह जो कांग्रेस जो है, जो मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट के रह गई थी, उस कांग्रेस को आम जनता के सामने और आम जनता के हाथों में ला करके रखने वाले महात्मा गांधी ही थे। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो कद है ज़मीन से उठाकर आसमान में रखा था। इसीलिए कभी कभी महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और इस समय इन्होंने 1939 में जब त्रिपुरी का अधिवेशन हो रहा था, तब महात्मा गांधी ने अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा किया था, जिसका नाम था पट्टाभी सितारमैया। लेकिन यहाँ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मतलब समझिए कि बोलबाला थी, वो बोलबाला थी सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस के खाते में ज़्यादा वोट गया, जिसके वजह से वो जीत गए। और जीतने के वजह से महात्मा गांधी यहाँ पे नाराज़ हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तो एक ही मुट्ठी बालू से इस कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी को मतलब इस तरह से करना ठीक नहीं है, और अच्छा होगा कि हम त्याग पत्र ही दे दें, ताकि कम से कम ये समस्या पैदा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको बनाया जाता है ना। राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता बनने का अवसर मिलता है। ठीक है, कब? तो त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1940 का जो अधिवेशन है ना। 1940 का ये देखिए, अगर हम लोग 40 का अधिवेशन देखें 1940 का, तो यहाँ पे देखिए रामगढ़ का अधिवेशन होता है 1940 में, है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग रामगढ़ का अधिवेशन होता है। और ये रामगढ़ का अधिवेशन की बात करें तो ये हज़ारीबाग में है ना, हज़ारीबाग में होता है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष बने उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ से देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का अवसर इनको मिलता है। सबसे कम उम्र के हैं, है ना, सबसे
कम उम्र के, है ना, और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष यही बनते हैं। पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समय तक, है ना, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने का, है ना, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने का अवसर यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिलता है, और सबसे कम उम्र में भी अध्यक्ष बनने का अवसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही बनता है ना। कब बनते हैं? 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन, है ना, और ये हजारीबाग में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे, उसके बाद मतलब समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ तक था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ तक था। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ और भी पॉइंट हम लोग देख लें, है ना। जैसे में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1990 में, है ना, कांग्रेस की पहली स्नातक जो प्रतिनिधित्व किया 1990 में, यहाँ पे 1990 हो जाता है। भारत की पहली जो स्नातक है, स्नातक, उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, है ना, कादम्बिनी गांगुली नाम इनका रहता है ना, गांगुली। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 1891 में कांग्रेस का एक और नाम था। 1891 में कांग्रेस का जो नाम था, है ना, उसका नाम था राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता नाम रख दिया गया। 1891 में कांग्रेस का जो नाम है राष्ट्रीयता रख दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कांग्रेस का जो पूर्व नाम था, कांग्रेस का पूर्व जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, है ना। इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, यूनियन। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पूर्व नाम क्या है ना, कांग्रेस का पूर्व नाम क्या हो जाता है ना, कांग्रेस का पूर्व नाम है, ये पूर्व नाम क्या है, तो इंडियन नेशनल यूनियन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और भी बाकी है ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और ये लगातार हम लोग सीरीज में करते रहेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, जो 3 भागों में हम लोगों ने बांटा, बहुत सारा इसमें आपके टॉपिक मिलेंगे जिसको हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।